अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और शुगर पर हमारा सिलसिला चल रहा है। उस सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर है जिसका उन्वान है आसाबी शुगर, दिमागी शुगर, हकीकी शुगर। यानी हमने कानून मुफरत अज़ा के तहत शुगर को 3 इकसाम में तकसीम किया था। आसाबी शुगर, जिसको दिमागी शुगर भी कहते हैं और हकीकी शुगर भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर थी मैदी शुगर, कल्बी शुगर या सौदावी या उज़लाती शुगर, जिसको शुगर मैदी भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर जो शुगर थी उसका नाम था कब्दी शुगर, जिगर की वजह से शुगर या गुर्दों की सोजिश की वजह से शुगर। तो दोस्तों, अब हम कानून मुफरत अज़ा के तहत फ़र्दन इसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि पहली बार हमने शुगर की जो इकसाम पढ़ी थी तो उसको 2 इकसाम में तकसीम कर दिया था। ठीक है, 2 इकसाम में। एक को हमने कहा टाइप 1, ठीक है, और दूसरी को हमने कहा टाइप 2। फिर टाइप 2 की हमने मज़ीद तकसीम की, तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक को हमने आसाबी कहा, दूसरी को हमने उज़लाती कहा, और तीसरी को हमने गुद्दी या कब्दी शुगर कहा। तो अब हम कानून मुफरत अज़ा के तहत इनकी तकसीम करके पहली शुगर, जिसको हमने आसाबी शुगर कहा, दिमागी शुगर कहा, हकीकी शुगर कहा, इसकी तफसील आपको बताएंगे कि ये शुगर क्या है, कैसे पैदा होती है, इसकी तबाही हालत क्या है और इसकी मर्ज़ की हालत क्या है। दोस्तों, जब तक हम किसी भी चीज़ को सेहत की हालत में नहीं समझ लेते तो मर्ज़ की हालत में हम उसका तजज़िया या उसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आसाबी शुगर क्या है, जिसमें कैसे पैदा होती है, जिसमें क्या आफाल सर अंजाम देती है, और जब ये बिगड़ती है तो मर्ज़ की सूरत कैसे इख्तियार करती है। तो सबसे पहले हमें शुगर का जो फार्मूला है वो यहाँ पे देखना है। शुगर का फार्मूला है ये C6 और H12 और O6, ये शुगर का फार्मूला है, कीमियाई फार्मूला है। इसको अगर हम अपने अखलाक के हवाले से देखें तो हम कहते हैं कि शुगर में 6 बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन के हैं, 12 कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, हाइड्रोजन के हो गए, और 6 जो है वो ऑक्सीजन के हो गए। अगर हम तिब की ज़बान में कहें तो हम कहेंगे जी कि ये प्रोटीन हो गई, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, और ये फैट्स हो गई। और अपनी तिब की ज़बान में अगर हम कहें तो ये सौदा हो गया, ये बलगम हो गया, ये सफ़रा हो गया शुगर में। तो अब हम इसकी सबसे पहले आपको माहियत बता देते हैं। इसको आसाबी शुगर को, जो ये तो मर्ज़ की हालत है, लेकिन सेहत की हालत में जो ये मादा है इसको कहा जाता है जी कि हकीकी मिठास, क्योंकि हमारे पास मिठास जो है वो 3 किस्म की है। नंबर 1 हकीकी मिठास, ठीक है, नंबर 2 तुर्श मिठास, और नंबर 3 पे आ जाती है चिरपरी मिठास। तो आज हम सबसे पहले हकीकी मिठास को पढ़ रहे हैं, जो कि बिगड़कर आसाबी शुगर, दिमागी शुगर या फिर हकीकी शुगर कहलाती है।
ये हकीकी मिठास जो है ये हमारी कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं या असाबी ग़िज़ाओं से पैदा होती है, और इस मिठास से हमारे जिस्म के असाबी खलियात बनते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स से यानी बलगम से जो क़ुव्वत पैदा होती है वो एनर्जी कहलाती है, और इस क़ुव्वत से एनर्जी से हमारे दिमाग और आसाब अपने आफ़ाल जो हैं वो सर अंजाम देते हैं, अपने काम सर अंजाम देते हैं, और इनका काम है एहसासात पैदा करना। महसूसात का सारा अमल जो है वो हमारे आसाब और दिमाग का है, यानी हमारा दिमाग ही हमारे जिस्म से हर किस्म की ख़बरें इकट्ठी करता है, और इन ख़बरों के मुताबिक ही जिस्म की ज़रूरत को पूरा करता है। तो अब ये हमने इसको पढ़ लिया, तो अब हम चलते हैं कि हकीकी मिठास जिसको कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्तेदार ग़िज़ाओं से ये पैदा होती है, और जब ये मिठास इंसानी जिस्म में ज़्यादा हो जाए, बिगड़ जाए, तो शुगर का आर्ज़ा लाहक हो जाता है। शुगर की इस किस्म को दिमागी व आसाबी शुगर या हकीकी शुगर कहते हैं। मर्ज़ चूँकि 3 सूरतों में पैदा होता है, जिसमें पहली सूरत मादी है जिसमें ग़िज़ा आ जाती है, खाना पीना आ जाता है। मर्ज़ पैदा होने की जो दूसरी सूरत है ये कैफ़ियाती है, यानी सर्दी गर्मी खुश्की और तरी के माहौल में ज़्यादा अरसे तक रहना, और इसकी तीसरी किस्म जो है वो नफ्सियाती है। नफ्सियाती रवैये हैं, यानी डर खौफ है, लज़्ज़त मुसरत है, गम और गुस्सा है। ठीक है, तो हम इन तीनों को भी इंशाअल्लाह शुगर के इसमें डिस्कस करेंगे। तो मादी तौर पर हमारे जिस्म में जब असाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा हो जाती हैं तो शुगर का आर्ज़ा लाहक होता है। इसको हम सबसे पहले इसके असबाब में जो सूरतें आती हैं वो आती है जी असबी सोजिश। ठीक है, दूसरे नंबर पर मादी सूरत में आ जाती है जी के बलगमी ग़िज़ाएँ, और कैफ़ियाती सूरत में सर्दी तरी के माहौल में ज़्यादा रहना। ठीक है जी, और नफ्सियाती सूरतों में है ज़्यादा सोच विचार, डर और खौफ। तो ये इसके मेन असबाब हो गए जिनकी अब हम तफसील से आपको बताते हैं। असबी खलियात की सोजिश बावजाए असाबी गैर तबाई तहरीक, चाय, मीठी व निशास्तादार ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात और ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, आइसक्रीम, शराब, बर्फ़, गोले, कुल्फ़ी, यख बोतल का इस्तेमाल, गर्मी में काम करते हुए ठंडे यख मशरूबात का इस्तेमाल, चीनी, बनास्पति घी जैसी केमिकल ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल जो हमारा कुदरती जिस्म प्रोसेस यानी हज़म नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत करने वाले अफराद, मसलन बिजनेसमैन, वकील, प्रोफेसर, अकाउंटेंट्स का काम करने वाले, जहनी परेशानी, टेंशन जिसमें 90% अफराद गिरफ्तार हैं, दौलत के हसूल की ना ख़त्म होने वाली दौड़, हादसात, गम रोज़गार, नामुनासिब खुराक, खादों, कीमियाई खुराक और हाईब्रिड सब्जियां, केमिकल अद्वियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल इस किस्म की शुगर का सबब बनता है। बलगमी या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं के मुसलसल इस्तेमाल से आसाब में सोजिश, उज़लात में कमज़ोरी और गुदद में तहलील से ज़ोफ़ हो जाता है। लबलबा चूँकि ख़ुद एक गुदद है इसलिए लबलबा तहलील की वजह से इंसुलिन नहीं बना पाता, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोफ़ की वजह से, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ जिसमें शुगर ज़्यादा बनती है वहाँ दूसरी तरफ तहलील लबलबा से इंसुलिन की कमी वाक़ई हो जाती है और शुगर जिसमें खर्च नहीं हो पाती। शुगर में चूँकि
कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट से चूँकि हकीकी मिठास पैदा होती है, लेकिन जिसमें इंसुलिन के कम बनने की वजह से ये शुगर जिस्म में खर्च नहीं हो पाती, इसलिए जिस्म की साख्त में बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदा तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से शुगर का आर्जा जो है वो लाहक हो जाता है। अब हम आपको इसकी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए असाबी तहरीक को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कीमियाई तहरीक कहते हैं, जिसमें खिलत बलगम बनती भी है और जिसमें स्टोर भी होती है, और दूसरी तहरीक को हम मशीनी तहरीक कहते हैं, जिसमें खिलत बलगम बनती भी है और खारिज भी होती है। यानी असाबी गुदी ये कीमियाई तहरीक है, और नंबर 2 आसाबी उजलाती, ये जो है मशीनी तहरीक है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आसाबी गुदी का जायज़ा ले लेते हैं। ये दिमाग और असाब की कीमियाई तहरीक है। इस तहरीक में खिलत बलगम बनती भी है और जिसमें जमा भी होती जाती है और इसका अखराज बंद होता है। ऐसी हालत में जिसमें हरारत की कमी हो जाती है। उज़लात बावजह तस्कीन हर की हरारत बहुत कम पैदा करते हैं और जिगर बावजह तहलील गैर तबाई तहलील की वजह से साले हरारत पैदा नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जिसमें रतूबात की भरमार हो जाती है, चर्बी की कसरत होती है और मोटापा हो जाता है। ये चर्बी बदन में स्टोर होती जाती है, जमा होती जाती है और जिगर को भी फैटी कर देती है, जिसको फैटी लिवर भी कहा जाता है। ये चर्बी जिस्मानी खलियात पर जब अपनी तह जमाती है तो खलियात बदन शुगर को इस्तेमाल करने से आजिज़ आ जाते हैं और इंसुलिन चर्बी की रुकावट की वजह से खलियात में शुगर को दाखिल नहीं कर पाती, जिससे जिस्म में पानी, बलगम, रेशे की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। इसकी दूसरी अहम अलामात में बहने वाला नज़ला, मोटापा, बांझपन, नामर्दी, फालिज, ब्लड प्रेशर का गिर जाना, मोटापे के बावजूद कमज़ोरी और दिल की हरकत का कम हो जाना शामिल हैं। मगर मरीज़ के लिए असल और नफ्सियाती मसला शुगर का होता है और दिमागी तौर पर वो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा होता है कि पता नहीं शुगर हो गई है तो उसको कौन सा अजीबो गरीब जो है वो मर्ज़ लग गया है और पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन साबित होती है। तो अब हम जायज़ा लेते हैं असाबी उज़लाती मशीनी तहरीक का कि असाबी उज़लाती मशीनी तहरीक में क्या होता है। ये दिमाग की मशीनी तहरीक है और इस सूरत में आसाब में मशीनी तहरीक, उज़लात में मशीनी तस्कीन और गुदद में मशीनी तहलील होती है और रतूबात का तेज़ी से अखराज होता है। आसाब की मशीनी तहरीक की वजह से यानी गैर तबाई तहरीक की वजह से चूँकि आसाब को इनकी खुराक पूरी नहीं मिलती, क्योंकि मशीनी तहरीक में खिलत बनती भी है और खारिज भी होती है, लेकिन जब गैर तबाई सूरत हो तो ये तवाज़ुन ख़तरनाक हद तक बिगड़ जाता है, क्योंकि जो खिलत बनती है वो खारिज हो जाती है। इसलिए दिमाग ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए अपने अज्ज़ाए असलिया यानी जिस खिलत से वो बना है उसे बतौर खुराक इस्तेमाल करने लगता है। इस सूरत में रतूबात के साथ साथ हरारत का अखराज भी होने लगता है, यानी हरारत गरीज़िया और रतूबत गरीज़िया या पानी व नमकियात दोनों का अखराज होता है, जिसकी वजह से जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है।
इस सूरत में जिस्म का मेटाबॉलिज्म या निज़ाम इंहिज़ाम शदीद मुतासर होता है। आसाब की इस मशीनी तहरीक में शुगर बनती तो है लेकिन जुज़्वे बदन नहीं बनती, जो बनती है वो बाहर खारिज हो जाती है, नए असाबी खलियात नहीं बनते, जिससे जिस्म खसूसन आसाब कम होने लगते हैं और जिस्म कमज़ोर होने लगता है और आसाबी कुव्वत यानी एनर्जी पैदा नहीं होती और कमज़ोरी बेहद छा जाती है। तो दोस्तों ये था आसाबी शुगर, दिमागी शुगर, हकीकी शुगर की दो मुख्तलिफ सूरतें, जिसमें मशीनी और कीमियाई तहरीक दोनों की अलामात और माहियत और पैथोलॉजी को हमने पढ़ा। तो अब हम असाबी शुगर में मैदे के किरदार का जायज़ा लेते हैं। मैदा का किरदार जो है वो आसाबी शुगर में क्या होगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कहा जाता है जी कि शुगर में जो है वो मरीज़ का जो निज़ाम इंहिज़ाम है वो तो मज़ीद बेहतर काम कर रहा होता है जी। कि मज़ीद कैसे बेहतर काम कर रहा होता है जी, उसको तो भूख बहुत लग रही होती है मरीज़ को, तो साफ ज़ाहिर है कि उसका जो है वो मैदा सही काम कर रहा है तो उसको भूख लग रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें मोतदिल भूख की ज़रूरत है। अगर ये भूख इतदाल पर है तो सेहत है, अगर ये कम या ज़्यादा है तो ये मर्ज़ है। अब शुगर के मरीज़ को भूख सबसे ज़्यादा क्यों लगती है, उसकी वजह ये है कि जो वो खुराक खाता है वो हज़म नहीं होती, हज़म के अमल में ख़राब हो जाती है और जो शुगर बनती है तो शुगर जिस्म खर्च नहीं होती, नए खलियात नहीं बनते, जिसकी वजह से जिस्म बहुत कमज़ोर होता है। तो जिस्म अपनी तलब पूरी करने के लिए ज़्यादा भूख पैदा करता है, लेकिन जो खुराक हम खाते हैं वो ख़राबी हज़म की वजह से, मेटाबॉलिज्म की ख़राबी की वजह से, निज़ाम इंहिज़ाम की ख़राबी की वजह से हज़म नहीं होती और नए खलियात नहीं बनते, जिसकी वजह से एक तो भूख ज़्यादा लगती है लेकिन उसके मुकाबले में कमज़ोरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि मरीज़ अगर ज़्यादा खा रहा है और उसका हाजमा अच्छा है तो फिर तो शुगर वाले मरीज़ को कमज़ोरी होनी ही नहीं चाहिए। अगर मरीज़ को कमज़ोरी हो रही है, उसकी कुव्वतें तहलील हो रही हैं, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि शुगर के मरीज़ का मैदा जो है वो ख़राब है। अब यहाँ पर एक और बात भी की जाती है जी कि शुगर के मरीज़ में उसका लबलबा ख़राब होता है, ये बात भी हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लबलबा से ज़्यादा जो है वो इसमें मैदे की ख़राबी का किरदार है। बहुत से लोग कहते हैं जी कि वो कैसे। अब बात यह है जी कि मैदा से खुराक हज़म होकर ही बाकी आज़ा को मिलेगी जिनमें लबलबा भी है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैदा ख़राब है तो मैदे से ख़राब खुराक ही लबलबा को मिलेगी। फ़र्ज़ करें कि मैदे में यानी हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स या बलगम ज़्यादा हो गया, ये बलगम वाली खुराक जाकर लबलबे के आसाबी पर्दे को तेज़ कर देगी, जिसकी वजह से लबलबा के आसाबी पर्दे के फ़ेल ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से शुगर लाहक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इब्तदा तो यहाँ से हुई, इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है जी, इसको तो जो ग़िज़ा मैदे से मिलेगी इसने वही परफॉर्म करना है। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि लबलबा से पहले शुगर के मरीज़ का मैदा ख़राब होता है। तो अब हम देखते हैं कि शुगर के मरीज़ का जो मैदा है वो कैसे ख़राब होता है। ये जनाब हम एक तस्वीर बना लेते हैं मैदे की। ये मैदे की खुराक आ गई, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये असबी हिस्सा हो गया मैदे का, ठीक है, ये उज़लाती हो गया और ये गुद्दी हिस्सा हो गया। अब इसमें
बलगम में खुराक जो है बलगम वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पे सोजिश आ गई है, ये तहरीक में आ गया है, गैर तबई तहरीक में आ गया है, जिसकी वजह से उज़लाती में जो है वो तस्कीन हो गई है और गुदी में तहलील हो गई है। अब उज़लाती तस्कीन की वजह से ये हिस्सा जो है ये कमज़ोर है और ये ज़ौफ़ की हालत में है, जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स या बलगम ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स या बलगम की ज़्यादती की वजह से मैदा का जो उज़लाती हिस्सा है उसमें तस्कीन है और जो गुदी हिस्सा है उसमें तहलील है। अब होता क्या है जनाब कि यहाँ पर तस्कीन है, हरकत की कमी है, तेज़ाब की कमी है, इसलिए ये खुराक अपने वक्त से ज़्यादा मैदा में रुकती है। ठीक है, जिसकी वजह से जब इसका तबाही टाइम पूरा हो जाता है तो मैदा इसको निकालना चाहता है, लेकिन ये खुराक निकल नहीं रही, इसलिए वो प्यास की सूरत में मज़ीद पानी तलब करता है। पानी यहाँ से आता है, इस खुराक को आगे धकेलता है, जिससे खुराक का कुछ हिस्सा जो है वो मैदा से निकलता है, जिसको फिर आमतें उसी हिसाब से आगे निकाल देती हैं। तो इसी तरह मुसलसल प्यास लगती रहती है और खुराक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो बाहर निकलता रहता है। अब ये प्यास चूँकि हकीकी प्यास नहीं थी बल्कि सिर्फ खुराक को निकालने के लिए थी, तो जैसे जैसे ये पानी आगे गुर्दों में जाता है, गुर्दे इसको फजूल समझते हुए जिस्म से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इस कच्ची ग़िज़ा के साथ साथ जिस्म के नमकियात और हरारत ग़रीज़िया भी है वो ख़ारिज होती है, जिसकी वजह से जिस्म बेअंतहा कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, उसके नए सेल्स जो हैं वो नहीं बनते और यूँ जो है वो शुगर का जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। तो ये हमने आपको मैदे की असाबी उसमें शुगर में मैदे का किरदार भी आपको बता दिया। अब हम असाबी शुगर की अलामात का जायज़ा लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी अलामात होती हैं। अब जनाब सबसे पहले असवी सोजिश की वजह से, ठीक है, मरीज़ को प्यास बहुत लगती है। बाज़ लोग कहते हैं जी कि असाबी तहरीक में जब रतूबात ज़्यादा होती हैं तो प्यास कैसे लगती है? प्यास सोजिश की वजह से लगती है, यानी असाब में सोजिश है, तबाही तौर पर इसकी ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कार्बन की ज़्यादती हो गई है, कार्बन की वजह से प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है तो पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है और पेशाब जब ज़्यादा आता है तो उसमें पानी और नमकियात जो हैं वो ख़ारिज हो जाते हैं। इसी वजह से पानी और नमकियात की कमी की वजह से शुगर वाले मरीज़ का जो मुंह है वो खुश्क रहता है। अब तीसरी जो है वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये है कि शुगर जो हम खुराक खाते हैं वो शुगर में तब्दील होती है और शुगर ही हमारे जिस्म की ईंधन बनती है। तो अब शुगर चूँकि उसमें निज़ाम ख़राब है, क़ुव्वतें पैदा नहीं हो रही, नए खलियात नहीं बन रहे, शुगर बाहर ख़ारिज हो रही है, इसलिए जिस्म को कमज़ोरी होती है और जिस्म अपनी इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भूख बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ को भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन उसकी कमज़ोरी फिर भी दूर नहीं होती। उसके बाद आ जाता है जी कि जिनसी कमज़ोरी। शुगर के मरीज़ में चूँकि जब उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है तो खून का कवाम भी ख़राब हो जाता है। अब जितनी भी जिनसी क़ुव्वतें हैं यानी मनी जो है वो खून के बाद ही पैदा होती है, तो जब खून का कवाम ख़राब है, बाकी क़ुव्वतें ख़राब हैं तो जिनसी कमज़ोरी भी ख़राब है। इसमें जो कमज़ोरी होती है उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है। ठीक है जी, जब एनर्जी की कमी हो जाती है जो कि एहसासात और महसूसात का मरकज़ है, तो ऐसे शुगर के मरीज़ को जनाब जिनसी ताल्लुकात का, जिनसी जमा का एहसास ही नहीं होता। ठीक है, ये इसकी मोटी मोटी अलामात हो गई। इसकी जो बाकी अलामात हैं
इसमें पेशाब ज़्यादा आता है। पेशाब के इजाफे के नतीजे में जिस्म से पानी ज़्यादा मिक़दार में ख़ारिज हो जाता है। जिस्म अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करना चाहता है, जिसकी वजह से शिद्दत की प्यास लगती है। ज़ियाबातीस यानी शुगर की सबसे पहली और मर्ज़ के अख्ताम तक रहने वाली अलामात में शदीद प्यासी है। अगर यहाँ पर शुगर की बजाय मरीज़ की प्यास का इलाज हो जाए तो 90% शुगर का इलाज हो जाता है। इसकी मज़ीद अलामात में थकावट, इसहाल, भूख की ज़्यादती, नींद की कमी, जिनसी क़ुव्वत की कमी यानी ख्वाहिश की कमी हो जाती है। शुगर के मरीज़ को पहल तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन बाद में उसकी नींद ख़त्म हो जाती है। इसके ऊपर कि नींद क्यों ख़त्म होती है शुगर के मरीज़ की, तो वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं असाबी शुगर के इलाज की तरफ। इसको समझना बेहद ज़रूरी है। इलाज का जो फ़लसफ़ा है इसमें जनाब इलाज आ गया असाबी शुगर का, दिमागी शुगर का, हकीकी शुगर का। ठीक है जी। अव्वल मरहले में तमाम बलगमी ग़िज़ाएँ बंद। ये हम ग़िज़ा का चार्ट अलग से आपको शेयर करेंगे, लेकिन मोटी मोटी मैं चीज़ें बता देता हूँ। चावल, दूध, चीनी, निशास्ता, गंदम की रोटी, मक्खन, जौ, गाजर, मूली, कद्दू, ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं ये बंद हो जाएंगी और इसकी जगह मरीज़ खाएगा क्या? तो मरीज़ खाएगा जी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, जो कि अब हम आपको बता रहे हैं। इसमें जहां आपने कार्बोहाइड्रेट्स को बंद करना है, वहाँ 4 चीज़ें तो लाजमी बंद कर दें। नंबर 1, बनास्पति घी, सख्ती से बंद। नंबर 2, चीनी, सख्ती से बंद। नंबर 3, ब्रायलर, सख्ती से बंद। नंबर 4 पर चावल, ये सख्ती से बंद हैं। और 5वीं चीज़ जो है ये चाइना चक्की का आटा, जो कि छान या बूर के बगैर होता है, तो उसको सख्ती से बंद करते हैं। ये चीज़ें जब तक आप बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक आप शुगर के मर्ज़ से निजात हासिल नहीं कर सकते। अब मज़ीद आगे चलते हैं। तो असाबी शुगर में चूँकि उज़लात में तस्कीन होती है, हरकत की शदीद कमी होती है, जिसकी वजह से एक तो शुगर जो है वो बाहर अखराज पा रही है, जिसमें ख़र्च नहीं हो रही। तो ऐसे मरीज़ को वर्जिश लाजमी कराएं। ठीक है, इसके लिए वर्जिश जो है ये दवा और ग़िज़ा से ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि इस वर्जिश से उज़लात में हरकत पैदा होगी, उज़लाती तस्कीन जो है वो दूर होना शुरू होगी। वर्जिश से उज़लात ताकत में आएंगे, हरारत पैदा होगी, शुगर जिसमें खर्च होगी, जज़ब होगी और नई आने वाली शुगर बाहर खारिज नहीं होगी, जिसमें खर्च होगी, जिस्म की कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी। अब इलाज में आपने हर किस्म की तुर्श चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपने ये करना है कि चीनी की जगह आपने मुनक्का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर आपको ये बदल है चीनी का असाबी शुगर वाले मरीज़ों के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपको चीनी की ज़रूरत है आप 8-10 दाने मुनक्का के इस्तेमाल करें। फालसा इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं,
और अनार दाना जो है वो बतौर शुगर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि प्यास बहुत लग रही है, तो दूसरी सूरत आप इस प्यास को, यानी आपने पेशाब को कम नहीं करना, आपने मरीज़ की शुगर प्यास का इलाज करना है। उसके लिए ये है कि लीमू इस्तेमाल करें सालन में, पानी में। अच्छा, या ये पानी इस्तेमाल करें, पानी 1 किलो, लाल मिर्च 2 अदद। इसको अच्छी तरह उबाल लें और पानी को पुन छान के रख दें। पीने के लिए यही पानी इस्तेमाल करें। जब भी आपको प्यास लगे तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में जो है प्यास लगना बंद हो जाएगी। जैसे प्यास लगनी बंद होगी तो पेशाब भी आना बंद हो जाएगा और निज़ाम भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अब एक फल है जामुन। ये आपने कसरत से इस्तेमाल करना है, आलू बुखारा कसरत से इस्तेमाल करना है, फालसा कसरत से इस्तेमाल करना है और सेब जो है वो कसरत से इस्तेमाल करना है। ये फल आपने कसरत से इस्तेमाल करने हैं। अब आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इन फलों के अलावा मज़ीद हम कैसे शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि शुगर चूँकि कोई मर्ज़ नहीं है, इसलिए अद्वियात इस पर ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगी। शुगर को आपने शिकस्त देनी है तो फिर ग़िज़ा से ही देनी होगी, क्योंकि शुगर हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी तन आसानी, हमारी अपनी पैदा की हुई परेशानियों की वजह से पैदा होने वाली एक अलामत है। तो इसको हम ग़िज़ा के ज़रिए से ही कंट्रोल कर सकते हैं, दवा के ज़रिए से नहीं। अच्छा, इसके अलावा मुरब्बा हरड़ 2 अदद, इसको पानी से अच्छी तरह धो लें और धोकर इस्तेमाल करें। ठीक है, पानी से धोकर इस्तेमाल करें। अच्छा, ग़िज़ा में आपने जनाब मछली, बड़ा गोश्त, मटर, काले चने का शोरबा, सौंगी, भुने चने, इंजीर कसरत से इस्तेमाल करनी है। देसी घी कसरत से इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं जी कि अगर हम इतनी महंगी खुराक इस्तेमाल करें तो कहाँ से करें? भाई, अगर आप खुराक इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ज़िंदा रहने के लिए आपने खाना तो है, तो ज़िंदा रहने के लिए उर्लम परलम खाएं और सारी ज़िंदगी फिर पैसे देकर अद्वियात खाते रहें, इंसुलिन लगवाते रहें। अगर आपको ये खुराक महंगी लगती है तो फिर आप उर्लम परलम ग़िज़ा खाएं, शुगर कभी ख़त्म नहीं होगी और पैसे पूरी ज़िंदगी आप अपने इलाज पे लगाते रहें। तो फिर अपना आखिर में बजट बना लीजिएगा कि आपके पैसे दवाओं पे और शुगर के इलाज पे ज़्यादा खर्च हुए हैं या ग़िज़ा पे, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा तो आपने खानी है। अगर वही अपने मिजाज की ग़िज़ा खा लेंगे तो उसके लिए आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये खुराक महंगी लगती है तो आप जो कुछ जी में आए खाएं और सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगवाते रहें, आपकी शुगर कभी ठीक नहीं होगी और फिर इलाज का ख़र्चा आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जनाब आपने क्या करना है, लौंग 2 अदद, दालचीनी 2 ग्राम का कहवा इस्तेमाल करें। अपने सालन में 1/2 यानी आधा लीमू निचोड़ कर खाया करें।
ठीक है। इसके अलावा दालचीनी, तेज़पात, ये बराबर वज़न आपने लेना है जनाब, और इसको आपने आधी चम्मच चाय वाली, यानी 1 ग्राम दवा जो है वो आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आप शुगर से निजात हासिल कर लेंगे।